Hello everyone, welcome to my channel DJ and Mom Life। आज की वीडियो में मैं मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इससे आपको बहुत कुछ इंसाइटफुल चीजें और काफी कुछ चीजें पता पड़ने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट है, डिलीवरी डेट पास आ रही है, तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, मदरहुड रिलेटेड और अदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 7th 8th 9th मंथ 20th वीक से 28th वीक से 40th वीक तक रहता है और उसके बाद में आपका नन्ना मुन्ना आपके हाथ में होता है। तो ये बहुत ही हैपनिंग ट्राइमेस्टर होता है बिकॉज इसमें काफी कुछ चीजें हम फेस करते हैं। हमारा खुद का वेट गेन हो रहा होता है, बेबी का वेट गेन हो रहा होता है, बेबी की ग्रोथ हो चुकी होती है, उसके लंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है 8th 9th मंथ में। तो ये सब बहुत चीजें इस ट्राइमेस्टर में चलती है। सबसे बेस्ट जो इस ट्राइमेस्टर की बात है वो है बेबी मूवमेंट्स, क्योंकि 7th मंथ से हमें क्लियरली बेबी के किक्स फील होने लग जाते हैं और उसके बाद में तुम्हें पूरा पता पड़ता है कि बेबी कब हिकअप्स ले रहा है, कब वो किक कर रहा है। तो वो बहुत ही एक स्पेशल और बेस्ट फीलिंग होती है जो इस ट्राइमेस्टर में हम फील करते हैं। और ये 7th 8th 9th मंथ ना बहुत ही स्पेशल होता है बिकॉज आपको वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में सबका बहुत केयर और बहुत प्यार मिल रहा होता है, बट ये लास्ट के टाइम पे क्या होता है कि हम ऑलरेडी इतना वेट गेन कर चुके होते हैं, हमसे खुद से इतना नहीं बन रहा होता है, तो सब हमारे लिए इतना आसपास घूमते हैं, इतनी केयर करते हैं। तो और बहुत ही स्पेशल होता है इस ट्राइमेस्टर में। अपना बेबी शूट आप प्लान करते हो, मैटरनिटी शूट, आपका बेबी शावर प्लान करते हो, तो ये बहुत ही स्पेशल होते हैं सारे मोमेंट्स। और प्रेगनेंसी फेज ना हर एक वुमेन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है। सो इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करो और जितना भी प्यार मिल रहा है सब बटोर लो यार, क्योंकि जैसे आपका बेबी आएगा ना तो सारा प्यार उसकी तरफ शिफ्ट होने वाला है और आपकी भी सारा प्यार, आपका सब दुलार उस बेबी को जाने वाला है। तो ये पीरियड वापस नहीं आएगा। जितना जो भी आपको प्यार मिल रहा है, इतने स्पेशल मेमोरीज है, मोमेंट्स है, आपका शूट, आपका बेबी शावर, गोद भराई, सब कुछ, बेबी मोमेंट्स, बेबी केक्स, ये सब अच्छे से एंजॉय कर लो। ये पल वापस नहीं आएंगे। सो यार प्लीज एंजॉय दिस ट्राइमेस्टर टू द फुलेस्ट। सो यार लेट्स स्टार्ट नाउ माय एक्सपीरियंस की मैंने क्या क्या इस ट्राइमेस्टर में एक्सपीरियंस किया, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो यार लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है मेरे सिम्टम्स। मैंने क्या क्या सिम्टम्स मुझे इस थर्ड ट्राइमेस्टर में मेजरली रहे थे। तो फर्स्ट है मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन रहता था बिकॉज क्या होता है ना, आपका बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है और लास्ट के टाइम पे उसका हेड डाउन आ रहा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो हमें लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है। जनरल, ये बहुत जनरल सिम्टम है जो सबको होता है, वही मुझे भी हुआ था। बहुत ही ज्यादा हो जाता है वो 9th मंथ आते आते वो पेन। उसके लिए एक ही चीज है कि आप ज्यादा टाइम तक खड़े ना रहो, ज्यादा टाइम तक बैठो नहीं, प्रॉपर रेस्ट करो। मतलब एक ही एक्टिविटी ज्यादा टाइम तक नहीं करनी कि लॉन्ग टाइम तक खड़े हो गए या ज्यादा टाइम तक हमने चेयर सेटिंग कर ली, वो सब नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। तो ये पेन ठीक हो जाता है कुछ लेवल तक। उसके बाद में मुझे हार्ट बर्न की दिक्कत रही थी। हार्ट बर्न मतलब मुझे मेरे गले में बहुत जलन फील लगती थी। ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारे स्पाइसेस, मेरे गले में बहुत जलन टाइप लगता था। तो उसके लिए मैंने एक ही चीज की थी, ठंडी चीजें खाना, दही खाना, इन सब से थोड़ा बेटर फील होता था। उसके बाद में स्वेलिंग, मुझे 7th मंथ से स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी जो कि 8th 9th में बढ़ चुकी थी। मुझे लेग्स पे ज्यादा स्वेलिंग आई थी और फेस पे। कभी कभी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी तो मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी। फेस पे और लेग्स पे मुझे बहुत स्वेलिंग आई है। 9th मंथ तक रही थी ये स्वेलिंग, पूरे 7th 8th 9th मंथ। और उसके बाद में इंसोम्निया, मतलब मुझे ना कभी कभी 8th 9th मंथ से ऐसा होने लगा था कि रात में नींद नहीं आती थी। मैं इधर उधर करवटें बदलती रहती थी और उसमें आपको पता है बेबी बम बहुत बढ़ जाता है, तो आपको उठने बैठने में बहुत दिक्कत आती है और मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मैं तो लास्ट 9th मंथ के लास्ट तक मैंने बैठना नहीं छोड़ा था। इवन सब बोलते थे कि अब आपको लास्ट के टाइम पे ज्यादा नीचे नहीं बैठना चाहिए, आपको चेयर सेटिंग करनी चाहिए अगर आपको बैठना है तो। बट नहीं, मैं नीचे बैठती थी गद्दे पे और मुझे लगता था दिक्कत, बट फिर भी मैं ट्राई करती थी मेरा बेस्ट कि मैं ज्यादा उठ बैठ करूं, ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ। तो वो सब मैंने किया था। दिक्कत होती थी मुझे करवट लेने में, नींद नहीं आती थी प्रॉपर से। प्रॉपर आपका बेबी बम्प इतना हैवी हो जाता है, मेरा बहुत ज्यादा बेबी बम्प आया था, तो मुझे थोड़ी वो दिक्कत थी नींद वगैरह आने में। ये मेरा एक सिम्टम था। उसके बाद में फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस। 9th मंथ में क्या होने लग जाता है कि आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस मतलब ऐसा लगता है कि हमें
ऐसा पेट दर्द होता है, क्रैम्स आते हैं कि लेबर पेन आने वाला है, लेबर पेन आने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। काफी सारे आपको फॉल्स कंट्रैक्शंस फील होंगे वहाँ पे, डॉक्टर से आप एक बार पूछ सकते हैं कि एक्चुअल लेबर पेन हमें कब फील होगा। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है कि हमें एक्चुअल लेबर पेन कब कैसे मुझे आए थे, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि मुझे तो नहीं हुई थी, बट ये कॉमन सिम्टम है जो बहुत सारी गर्ल्स में फाइंड आउट होता है। 9th मंथ तक आते आते ये सिम्टम आने लग जाता है, उसके लिए डॉक्टर अलग से ट्रीटमेंट टैबलेट चलाते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो एक ये सिम्टम रहता है। नेक्स्ट इज वेट गेन। मैंने कितना वेट गेन किया था, तो मैंने अप्रोक्स 18 केजीज वेट गेन कर लिया था पूरी प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा वेट गेन नहीं हुआ था, मतलब अप्रोक्स 10 केजी हुआ था मेरा टोटल इन 6 मंथ्स में। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा 8 केजी वेट गेन हुआ था, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही आपके वेट गेन ज्यादा होता है, बिकॉज आपका बेबी भी ग्रो कर रहा होता है और आप भी वेट गेन कर रहे हो, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज डॉक्टर विजिट्स। और 8-9th मंथ में डॉक्टर विजिट बहुत फ्रिक्वेंट हो जाती है, बिकॉज आपको हर 10-15 दिन में डॉक्टर बुलाने लगते हैं टू चेक दैट एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। उसी पीरियड में डॉक्टर आपका बेबी का हेड डाउन चेक करते हैं कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में है या हेड अप पोजीशन में। हेड अप पोजीशन को ब्रीच पोजीशन बोला जाता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। मेरे केस में मेरा बेबी हेड डाउन था स्टार्टिंग से, तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस स्टार्टिंग से ही रहे थे। उसके अलावा इस 9th मंथ में डॉक्टर पेल्विक एग्जाम भी करते हैं लास्ट के डेज में, टू चेक कि सर्विक्स अभी कितना ओपन हुआ है या डिलीवरी में कितना टाइम बचा है, वो उसे डॉक्टर एग्जामाइन करते हैं। उसके अलावा 9th मंथ में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, सी सेक्शन चाहिए, इंड्यूस लेबर चाहिए, या हम एपिड्यूरल यूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो वो सब हमें कंफर्म करके डॉक्टर से बात करनी होती है। इसी पीरियड में हम हमारा हॉस्पिटल फाइनल करते हैं, मतलब मैंने मेरा हॉस्पिटल अप्रोक्स 8 के लास्ट में फाइनल कर लिया था कि मुझे इस हॉस्पिटल में डिलीवरी चाहिए, कि मेरी जो डॉक्टर थी वो क्लिनिक पे देखती थी, उनके 3-4 हॉस्पिटल में टाई अप्स थे। तो हमें डिसाइड करना था कि हमें कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है और वो हमें उनको कहाँ पर बुलाना है डिलीवरी के टाइम पे। तो अकॉर्डिंगली हमने 7th और 8th मंथ में सर्च किया था कि जो हॉस्पिटल में उनके टाई अप्स है उनमें से बेस्ट हॉस्पिटल हमें कौन सा लग रहा है, वो हमने चूज किया था, और 8th के एंड तक हमारा हॉस्पिटल फाइनल हो चुका था। बिकॉज तब तक वो करना ही पड़ता है, क्योंकि 9th मंथ होते ही कुछ भी हो सकता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर टिल 8th मंथ एंड या 9th मंथ की स्टार्टिंग तक, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि हमें कहाँ डिलीवरी चाहिए। नेक्स्ट इसकी मैंने क्या डाइट ली थी, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने जो डाइट ली थी वो कुछ इस तरह से थी कि मैं 7th और 8th मंथ में तो रेगुलर जो नॉर्मल डाइट मेरी चल रही थी वही मैंने कंटिन्यू करी। ड्राई फ्रूट्स, लंच, स्नैक्स, फ्रूट्स, डिनर प्रॉपर टाइम पे लेना, नारियल पानी, लिक्विड इनटेक, ये सब मैंने किया था। हाँ, 7th-8th मंथ में मैंने प्रोटीन डाइट भी ज्यादा ली थी, पनीर हो गया, कैल्शियम इनटेक हो गया, बिकॉज इस टाइम पे आपके बेबी के बोन्स बन रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको कैल्शियम इंटेक अच्छा रखना पड़ता है। हमारी टेबलेट्स भी चलती है आयरन कैल्शियम की, तो वो सब मैंने कंटिन्यू किया था। 8th मंथ के बाद से जैसे ही मुझे 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, तो मैंने स्टार्ट किया था एडिशनल में, मैंने ड्राई फ्रूट्स में अंजीर खाना चालू किया था, डेट्स खाना चालू किया था, और उसके बाद में मैं सुबह शाम दूध पीती थी, जो मैं पहले भी पीती थी, बट अब मैंने 9th मंथ में सुबह शाम से मैं दूध लेती थी, उसमें 1 टेबल स्पून घी डालती थी और फिर दूध पीती थी। ये मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने बहुत लिक्विड लिया, मैंने बहुत गर्म चीजें खाई थी 9th मंथ में, जो चीजें जिनकी जो अंदर से गर्म करती, गर्म रहती है, वो सब 9th मंथ में लेनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और दूध में घी डालने का लॉजिक ये है, जो माना जाता है जिससे कि सर्विक्स अच्छे से ओपन हो जाता है, तो वही मैंने ये डाइट फॉलो की थी। बहुत ही हेल्दी डाइट मैंने ली थी पूरी प्रेगनेंसी में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बाहर का भी खाया था, बट रहती कोशिश मैं बाहर का तभी खाती थी जब बहुत ज्यादा क्रेविंग हो, और उसी रेस्टोरेंट से खाती थी जहाँ की फूड क्वालिटी हमें बहुत बेस्ट लगती थी। बाकी मैंने स्ट्रीट फूड पूरी प्रेगनेंसी में इग्नोर ही किया था। तो कुछ इस तरह से मेरी डाइट रही थी। सिर्फ एक्सरसाइज, मैंने क्या एक्सरसाइज करी थर्ड ट्राइमेस्टर में। और हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये मैं बता दूं, उसका मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है नॉर्मल डिलीवरी का, वो आप चेक कर सकते हैं कि मेरी डिलीवरी स्टोरी क्या रही है।
नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ फ़ॉलो की थी, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने एज़ सच कोई मेजर एक्सरसाइज़ नहीं करी थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉकिंग करती थी। मैंने वॉकिंग पूरे कंटिन्यू रखी, मतलब मैं ऑफ़िस में ही पूरी वॉकिंग करती, जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं वॉक करती रहती थी। लंच बाद वॉक करना, डिनर बाद वॉक करना। मॉर्निंग वॉक भी मैंने कभी-कभी फ़ॉलो करी, कभी-कभी फ़ॉलो नहीं भी करी। बट हाँ, वॉकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जैसे ही मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो 7th मंथ में मैंने वॉकिंग भी करी, प्लस मैंने बटरफ्लाई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर रही थी, बट हाँ, बटरफ्लाई एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज करा करती थी। 8th मंथ में मैंने कोई एज़ सच एक्सरसाइज नहीं करी, बिकॉज़ ऐसा बोला जाता है कि 8th मंथ में आपको ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको एक्सर्शन फील हो, बिकॉज़ 8th मंथ थोड़ा क्रूशियल रहता है। इसके लिए 8th मंथ में हमें ज़्यादा भाग-दौड़, ज़्यादा एक्सर्शन, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ 8th मंथ में मैंने सिर्फ वॉकिंग एंड वॉकिंग ही करी थी। जैसे ही मुझे 9th मंथ स्टार्ट हुआ था या 8th मंथ के एंडिंग के कुछ 2-3 दिन से ही मैंने चालू कर दी थी एक्सरसाइजेस। उसमें मैंने एक्सरसाइज करी थी, फर्स्ट इज़ बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो मैंने करी थी, उसके बाद में स्क्वैट्स, देन डीप स्क्वैट्स और डक वॉक। डक वॉक इज़ मेजर, मैंने डक वॉक बहुत अच्छे से फॉलो करी थी, बटरफ्लाई एक्सरसाइज ये सब मैंने बहुत अच्छे से पूरा 9th मंथ बहुत अच्छे से किया। मेरा 9th मंथ पूरा क्रॉस हो गया था, मुझे 40th वीक 39th 40th वीक के एंडिंग में 39th वीक के एंड में मुझे पेन्स आए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से 1 महीना फुल एक्सरसाइज करी थी, जिसने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत, बहुत, बहुत हेल्प किया और मेरा माइंड सेट था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो मैंने उसको रखते हुए मैंने प्रॉपर मन से एक्सरसाइजेस करी और बहुत वॉकिंग करी थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ये सब एक्सरसाइजेस थी। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं प्रेगनेंसी एक्सरसाइज के लिए, वो सब मैंने देखे थे। एज़ सच मैंने कोई स्पेशल क्लास नहीं जॉइन करी थी, मैं घर पर ही एक्सरसाइज करती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करी, बिकॉज़ 9th मंथ में क्या हो जाता है ना, आपकी आपकी बॉडी इतनी हेवी हो जाती है, बेबी बम्प रहता है, तो डक वॉक करना, डीप स्क्वैट्स करना, ये सब इतना ईज़ी नहीं होता है। मतलब मुझे तो किसी ना किसी की हेल्प लगती ही थी, हो सकता है आपको ना लगे, किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो नहीं भी लगे, मुझे लगती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करी थी। बाकी मैंने एज़ सच कोई क्लास जॉइन नहीं करी थी, मैं यूट्यूब से वीडियोज़ देखती थी और मैंने डॉक्टर से एक बार पूछ लिया था एक्सरसाइज के बारे में, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, उस अकॉर्डिंग मैं फॉलो करके वो एक्सरसाइजेस कर रही थी। स्ट्रेस की मैंने ऑफिस कैसे मैनेज किया, मैंने पूरे 8th मंथ तक कंटिन्यू मैं ऑफिस गई थी। 9th मंथ में मैंने ऑफिस किया था, बट मैं मेजरली वर्क फ्रॉम होम मैंने ले लिया था रिक्वेस्ट करके मेरे मैनेजर से, जो मुझे मिल भी गया था। तो मैंने, मतलब मेरा भी 5th ऑफ जनवरी को हुआ था और मैंने 4th ऑफ जनवरी तक ऑफिस कंटिन्यू किया था। और वो मैंने कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। मतलब जब मैं 7th-8th मंथ में तो ऑफिस जा ही रही थी, तो मैंने बहुत लॉन्ग सिटिंग्स नहीं ली थी। मैं काम करती थी खुद को एंगेज रखने के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए, ताकि मेरा दिन अच्छे से निकले। और मैंने हर हर 1-1 घंटे में, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी हेवी हो जाती है, आप ज़्यादा बैठ नहीं पाते हो, आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो उस टाइम पे मैंने काम भी करा, प्लस मैं हर 1-1 घंटे में 10-10 मिनट की फ्रीक्वेंट वॉक्स लिया करती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इसी बहाने मेरा थोड़ा चेंज भी हो जाता था और मेरी वॉकिंग भी हो जाती थी। उसके अलावा मैं ऑफिस में बिल्कुल शॉर्ट मील्स लिया करती थी, और थोड़े टाइम में कुछ-कुछ खाना, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एक ही बार में प्रेगनेंसी में, और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ आपको हार्ट बर्न का इश्यू ज़्यादा होने लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट-शॉर्ट मील्स लेने चाहिए, वही मैंने लिया था। नेक्स्ट इज़ बेबी शावर, मैटरनिटी शूट, गोद भराई। ये सब मैंने मेरा 7th मंथ में प्लान कर लिया था। 7th मंथ में हो चुका था, 6 मंथ तो मेरा इन सब की प्लानिंग में ही निकल गया था कि मुझे कैसे क्या-क्या चीज़ें करवानी है, करनी है। तो बेबी मैटरनिटी शूट जो होता है वो आप अच्छे से प्लान कीजिएगा, आउटडोर, इनडोर वो आपकी चॉइस है। मेरा मैटरनिटी शूट के फोटोज़ और वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी, वो आप देख सकते हैं। और गोद भराई, बेबी शावर ये सब चीज़ें प्लान करना ईज़ी नहीं है, और सब चीज़ें होना भी ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ आप इतना आप पैनिक हो जाते हो, एग्ज़ेशन आता है, क्योंकि भाग-दौड़ होती ही है, कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले, बट आपको रेडी होना है, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करानी है, आपको एन्जॉय करना है, आपके लिए फंक्शन हो रहा है, तो आपको थकान आनी ही है। बट उस टाइम पे आपको आपका ध्यान रखना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा पैनिक ना करो, ज़्यादा एग्ज़ेशन ना लो,
सब चीज़ें एडवांस में प्लान करके रखो, आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी और उस टाइम पे एग्ज़र्शन मत लेना, सब अच्छे से हो जाता है। मेरे गोद भराई का व्लॉग और बेबी शावर की वीडियोज़ और बेबी मैटरनिटी शूट के फोटोज़ आई विल अपलोड, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने कैसे मेरा मैटरनिटी शूट प्लान किया था उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, मैंने क्या-क्या तैयारी उसके लिए की थी वो आप देख सकते हैं। और ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये सोच के इसको अच्छे से मेमोरेबल बनाने के लिए सब कुछ अच्छे से प्लान कीजिएगा, बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनाइएगा बिकॉज़ ये टाइम बहुत अच्छे से एन्जॉय करना, ये टाइम वापस नहीं आता है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। उसके बाद में नेक्स्ट इज़ मुझे मेजरली क्या-क्या इश्यूज़ आए थे, वो मैं एक बार बता देती हूँ। मुझे जो मेजर इश्यूज़ रहे थे, वो था स्वेलिंग का, हार्टबर्न का, ये और मुझे जो लोअर एब्डोमेन में पेन था, ये मेरे कुछ मेजर इश्यूज़ थे। रात में नींद ना आना, मेरा बेबी बम्प बहुत हेवी हो गया था लास्ट टाइम तक बिकॉज़ मेरा 9th मंथ भी पूरा हो गया था, तो उस टाइम तक आते-आते मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील होती थी, जिस कारण से मुझे उठने-बैठने में बहुत दिक्कत आने लगी थी। मैं जो एक्सरसाइज़ेज़ भी करती थी, वो बस मुझे करनी थी, मेरा मतलब मैंने ठाना हुआ था इसलिए मैं कर पाती थी, बाकी दिक्कत बहुत आती है उस टाइमिंग में। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव कि आपको ये चीज़ करनी ही है तो सब अच्छे से निकल जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे जो लेबर पेन्स आने लगे थे वो मुझे 39th वीक के एंड में आए थे। वो कॉन्ट्रैक्शंस अलग ही थे, मुझे क्या-क्या उस टाइम पे हुआ उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि मुझे ब्राउन डिस्चार्ज पहले हो गया था, उसके बाद में लेबर पेन्स आए, मुझे टोटली 28 आवर्स के लेबर पेन्स आए, जिस पे मैंने बनाई हुई है वीडियो कि मैंने वो कैसे मैनेज किए थे और वो शायद बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही मेरा मोटिवेशनल जर्नी था ये डिलीवरी का, जो मैंने लेबर पेन्स मैनेज किए इतने और मेरा जो बेबी है वो अच्छे से सब डिलीवर हो पाया। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और यार ये सब मेरी जो चीज़ें थी जो मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके शेयर करनी थी। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें कवर करना रह गई हो, जो आपको लग रहा हो पूछना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हू नीड इट, जिनकी डिलीवरी डेट पास आ रही है। और बस ये पीरियड बहुत अच्छा होता है हर एक वुमन की लाइफ के लिए, तो प्लीज़ एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। जितना भी प्यार मिल रहा है सब बटोर लो यार बिकॉज़ आई नो कि ये फेज़ कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट होता है हर वुमन की लाइफ के लिए और ये वापस नहीं आता है टाइम। सो एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। कुछ भी चीज़ें आपको लगे कि पूछनी है या आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू हियर कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो या और कुछ बैकग्राउंड से मेरे बेबी की जो साउंड्स आई है उसको एन्जॉय कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। वो मैं मैनेज नहीं कर पाई, वो आपको बैकग्राउंड में कहीं-कहीं सुनने को मिलेगी। So yeah, that's all from my side. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel for the regular updates about pregnancy and motherhood experiences जो मैंने share किए हैं. So yeah, thank you so much for watching. Thank you.